गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपके बीच मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 के लिए बच्चों के डिमांड पर मैंने फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कल 14 फरवरी से आप लोग का मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा है, ठीक ना। तो आप सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा ढंग से जाए। आप अपना हौसला बना कर रखिएगा, क्योंकि इसी में हौसला बहुत किसी का टूट जाता है। तो जो टूट जाता है हौसला तो बिखर जाते हैं, और जो हिम्मत बना कर रखते हैं उनका रिजल्ट भी बहुत बेहतर आता है। इसलिए अपने हौसला को गिराइए मत, जितना पढ़े हैं उसको आप रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाई है, पाई बाई 2, पाई माइनस 22/7 है। मतलब पाई से जुड़ा हुआ कोई भी संख्या अगर आपको दिखाई दे देगा तो समझिएगा वो कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। एक का पहला नंबर आंसर सही होगा, अपरिमेय संख्या। दूसरा नंबर, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। तो ध्यान सुनिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा ही। √3 है तो √3 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन आपको चुनना क्या है, परिमेय चुनना है, ठीक ना। पाई भी क्या है, अपरिमेय है, ठीक ना। ये भी आपका अपरिमेय निकल गया। 2√3 ये भी क्या है तो आपका अपरिमेय, क्योंकि √3 है, 3 के वर्गमूल नहीं निकल पाएगा ना। ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो मतलब कौन अपरिमेय हो गया, 1 2 3, ये अपरिमेय हो गया। तो सीधी सी बात ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो कितना जाए, 4/3। तो 4/3 क्या हो गया, p/q के रूप में आ गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, √16/9। ऐसा ही तोड़ तोड़ के बनाया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1.12121112111211121 डॉट डॉट है। यहाँ देखने को मिल रहा है कि अंक का, यहाँ पे देखिए पहले एक एक था, अब 2 एक हो गया, 3 एक हो गया, 4 एक हो गया, ये इंक्रीजिंग मार रहा है, ठीक ना। तो इस तरह का प्रश्न अगर कहीं भी दिखाई देगा तो डायरेक्ट अपरिमेय संख्या होगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5005 के कितने गुणनखंड है। 5005 के कितने गुणनखंड है। तो ध्यान सुनिए, 5005 का हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले 5 के पारा से कटेगा, ठीक है ना। इतना हो गया, 1001 हो जाएगा। फिर अब आपको कटेगा 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 3 इसमें आ जाएगा, 7 चौका 28, ठीक है ना। फिर इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 एकम 7 हो गया, 3 इसमें आ गया, तो 7 चौका 28, 2 इसमें आ जाएगा, 7 तिरका 21, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 3 इसमें आ जाएगा, 11 तिया 33। तो देखिए तो को गुणनखंड हो रहा है, 1 2 3 4, कितना है, 4 है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, जी हाँ, चौथा का बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर BQ + R में a का मान दे दिया है 92 और b का मान दे दिया है 9। मतलब b जो होता है भाजक होता है, और में a का मान कितना दे दिया है, 92, ये होता है भाज्य होता है। इसको भाग कर लीजिए। जब भाग कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक ना, ठीक कौन सा होगा। तो 9 एकम कितना हो जाएगा, 9, ऊपर से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर से क्या बचेगा, 2। जब कुछ भाग लगेगा नहीं लगे तो 0 बैठा लेंगे। मतलब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है ना, आर का मान निकालना है। देखिए तो आर का मान निकालना है, तो आर आपका नीचे वाला होता है। तो देखिए तो इसमें 2 दिया ऑप्शन में, तो पांचवा का बी नंबर हो जाएगा 2। देखिए कैसे भाग के कोई भी ऑप्शन दे सकता है आपको, भागफल दे देगा निकालने के लिए, जैसे शेषफल बोल देगा, मतलब आर से शेषफल होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 31/2 के पावर में 2 और 5 के पावर में 3 का दशमलव प्रसार है। तो बच्चा देखते ही समझ जाएगा कि शांत है कि अशांत है। तो ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि उसका हर में देखिए, बट्टा में देखिए 2 और 5 है ना। 2 और 5 के अलावा कुछ और रहता है, मतलब 7 रहता, 3 रहता है, तो वो अशांत हो जाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे केवल 2 और 5 है, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत होगा। अगर कहीं आपसे प्रश्न में पूछ दे 6/15 का दशमलव प्रसार है, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए कटने वाला तो काटिएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5, तो 5 क्या आ जाएगा,
अगर 2 रहे नहीं तो खाली 5 रहे, नहीं तो दोनों रहे, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इससे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पाई का दशमलव प्रसार होगा, पाई का दशमलव प्रसार होगा, तो याद रखिएगा पाई का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ध्यान रखिएगा, पाई का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1.23 या 0.6 के ऊपर एक रिंग या 0.66 या 22/7, मतलब पाई का मान होता है 22/7। तो कोई पूछेगा पाई क्या है, तो पाई जो होता है अपरिमेय होता है, लेकिन अगर पाई का मान दे देता है 22/7 तो वो क्या हो जाएगा, आपका परिमेय हो जाएगा। तो मतलब 1.23 दिया रहा है, इस तरह का दिया रहा है, कहे कि 1.23 है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 0.6 का रेकरिंग दिया रहा है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 0.666 दिया रहा है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और 22/7 है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। मतलब आपका 8 का ए नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। x एवं 45 का लॉग, x एवं 45 का लॉग 90 तथा मौसा 5 है। देखिए तो आप जानते हैं ना, एलसीएम गुना क्या होता है, एचसीएफ बटा के पहली संख्या गुना दूसरी, पहली संख्या आ गया दूसरी संख्या हो गया, तो दूसरी संख्या का मान दे दिया है 45, तो नीचे क्या कीजिएगा 45 कर लीजिए, ठीक ना। आपको पहली संख्या का मान पता करना है, मतलब एक्स पता करना है, तो आप क्या कीजिएगा, कभी भी एलसीएम और एचसीएफ दिखाई दे रहा है दोनों में गुना करा लीजिएगा। इस दोनों में कोनो मान पता नहीं उससे भाग कर लीजिएगा, मतलब इसका मान अगर पता रहे, इसका मान नहीं दिया ठीक ना, तभी भाग कर लीजिएगा। तो इसका मान नहीं दिया, इसका मान दिया है, तो क्या कीजिएगा भाग कर लीजिएगा 45, और क्या कीजिएगा 90 गुना 5/45, 45 गुना 90, 2 5 गुना 10, आपका 10 हो जाएगा आंसर। मतलब 9 का सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, बताया 156 का निकालेंगे। 2 7 14, एक इसमें आ जाएगा, 2 8 16, फिर 2 2 3 6, एक इसमें आ जाएगा, ठीक ना। एक अगर इसमें आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना हो जाए 2 9 18, ठीक है। फिर उसके बाद 3 13 बार में, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि इसमें गुणनखंड कितने हैं, इसमें बोला है कि उसमें जो 2 आया था 2 का घात कितना है, तो 2 यहाँ कब आ रहा है जी, 2 बार आया। तो देखिए इसमें बी का ऑप्शन सही होगा, मतलब 10 का बी नंबर होगा, 2 आंसर होगा। 2 का घात पूछा है, इसमें 2 कब बार है, 2 बार है, इसलिए 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। कैसे, मैं बता देता हूं। दशमलव प्रसार शांत होने का ट्रिक बता रहा हूं कि नीचे वाला का दो सौ दिया है ना, नीचे वाला का क्या कीजिएगा एलसीएम निकालिएगा, ठीक ना। देखिए निकालते हैं, 100 हो गया, 50 हो गया, 25 हो गया, 50 25। अब यहाँ गौर से देखेंगे, इसमें गुणनखंड खाली 2 और 5 ही आया है, तो शांत होने का कंडीशन यही है कि केवल 2 रहे, नहीं तो केवल 5 रहे, और नहीं तो 2 और 5 दोनों रहे, तो वो शांत होगा। तो इसमें कौन सा पॉइंट बोला है, शांत बोला है, तो इसलिए शांत की पहचान है 13/200। आप 110 का निकालिएगा, 88 का निकालिएगा, 123 का निकालिएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब अशांत में प्रवेश कर देंगे, क्योंकि इसमें 2 और 5 आ भी सकता है, उसके अलावा कोई और भी संख्या आएगा, ठीक ना। जैसे देखिए 110 का निकाल के आपको दिखाते हैं संतुष्टि के लिए। तो देखिए 2 करेंगे तो 55 हो जाएगा, फिर 5 करेंगे तो 11 हो। देखिए 2 और 5 आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन साथ में क्या आ गया 11 आ गया, इसलिए क्या हो गया अशांत। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 11 का 13/200। देखिए मैं जो प्रश्न लिखा हूं ये गारंटी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये फिक्स है कि पैटर्न यही रहेगा, इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, देखिए कह रहा है कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, तो देखिए ये √2/3 ये जो है अपरिमेय है। पाई भी क्या होता है अपरिमेय, आपको कह रहा है कि अपरिमेय नहीं कह रहा, अपरिमेय नहीं है, तो ये अपरिमेय है, ये भी आपका अपरिमेय है। 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं और √13 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये भी आपका क्या हो गया अपरिमेय हो गया, बच गया डी नंबर। तो यही मेरा हमको लगता है आंसर होगा। फिर भी इसको हम लोग बनाकर जांच कर लिया जाए कि क्या मेरा आंसर जो है सही है कि गलत है। 3 √27 है,
3√27 अब बट्टा में क्या दिया है √48। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 27 का एलसीएम निकालिएगा, 3 9 27 और 3 3 का 9, तो जिसका पेयर मिलता है वो बाहर निकल जाता है। 3 गुना रूट में 3। उसी प्रकार क्या करेंगे 48 का निकाल लेंगे। 48 का निकालते हैं तो 24 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, मतलब 2 को 2 बाहर निकल जाएगा। 2 गुना √3, √3 से √3 कट गया। अब देखिए 3 3 का 9 और 2 दूना 4। जी हाँ, ये तो बिल्कुल परिमेय संख्या हो गया। आप जानते हैं कि अपरिमेय नहीं है तो 3 को तो काट दिए हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 5 - √3 √3 7√5 1/√2 6। देखिए मैं एक ही बात को बता रहा हूं कि आप दिमाग में बैठा लें, रूट में अगर कहीं भी दिखाई देगा तो उसका एलसीएम निकालिएगा। अगर जोड़ा मिल जाएगा तो वो परिमेय में डाल दीजिएगा, अगर जोड़ा नहीं मिला तो वो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 3 का, तो 3 का एलसीएम निकालिएगा तो निकल पाएगा। 3 खाली है तो उसका जोड़ा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करें। अभी तक हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे लोग। आइए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करते रहिए, और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ना। क्वेश्चन दिया है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p होगा। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p होगा। देखिए p को बोला अभाज्य संख्या, p को क्या बोला है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होता क्या है जो स्वयं के टेबल से कटता हो। मान लेते हैं p के बदले में 3 मान लेते हैं, p के बदले में क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। ठीक है, p के बदले में क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। तो p एक अभाज्य संख्या है, इसके बदले में हम क्या मानते हैं 3 मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 3 को क्या किए √p कर दिए। अब यहाँ गौर कीजिएगा तो √3 हो जाएगा, तो √3 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, समझे ना। p को हम क्या मान लिए 3, p को क्या मान लेंगे 2, p को क्या मान लेंगे 5। ठीक है, क्यों मानेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या कह रहा है। तो अभाज्य p के बदले में, तो p के बदले में क्या लिखेंगे 3 रूट में, तो √3 क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। 6.46 का p बटा q रूप है, 6.46 का p बटा q रूप। देखिए मैंने आपको बताया था इसको कि सबसे पहले क्या कीजिएगा पूरा संख्या को लिख दीजिएगा, 646 लिख दिए। अब क्या कीजिएगा जिसपे रेकरिंग नहीं है उस संख्या को लिख दीजिए। तो 6 पर रेकरिंग नहीं है उसको लिख दिए, और बटा में जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिख दीजिए। अब दशमलव के बाद देखिए कोई ऐसा अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद नहीं है ना कुछ भी, तो बस अगर रहता तो जितना रहता उतना 0 बैठाते हैं। अब सब 646 में से 6 घटाएंगे तो 640 हो जाएगा, अब बट्टा में 99 हो जाएगा। ठीक है, 15 का ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 196 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल है, मतलब घात का योगफल करना है किसके 196 के अभाज्य गुणनखंडों के। ठीक ना, तो 196 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 2 9 18, 1 इसमें आ जाएगा, 2 8 18 हो जाएगा। ठीक ना, 2 9 18, 1 इसमें आ जाएगा, 2 8 16, फिर इसमें 2 चौका 8, 1 इसमें हो जाएगा, 2 9 18, फिर 7 7 49, मतलब आ रहा है 2 के ऊपर में 2 गुना 7 के ऊपर में 2, ये 2 और ये 2। ठीक ना, अब इसका क्या कर रहा है योगफल कर रहा है, मतलब घात ऊपर वाले को कहते हैं, आधार नीचे वाले को कहते हैं। तो ऊपर बोल रहा है 2 और 2। ठीक ना, 196 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल, योगफल मतलब होता है जोड़, तो 2 और 2 कितना होता है 4। तो इसका 16 का सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, 17/8 का दशमलव प्रसार है। देखिएगा 17/8 मतलब 8 में क्या करेंगे 17 से भाग करेंगे तो 8 दूना 16, मेरे 17 का ए नंबर होगा, दशमलव में भाग कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, जैसे 8 दूना 16 हो गया, 7 में 6 हो गया 1.0, 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2। देखिए 2.1 आ रहा है, कहीं 2.1 है नहीं है, तो मतलब 17 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, दो संख्याओं का मौसा 1 है तो वह संख्याएं हैं। दो संख्याओं का मौसा अगर 1 होता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा सअभाज्य संख्या, मतलब 18 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में किसे परिकलन करने की तकनीक है। ठीक ना, किसे परिकलन करने की तकनीक है, तो याद रखिएगा मौसा का होता है। ठीक ना, मौसा का होता है। इससे रिलेटेड अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे 0 से बड़ा या बराबर है r
और r जो है b से छोटा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा ध्यान से, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कोई पूछ देगा कि a और b में बड़ा का साइन बताने के लिए, तो ये क्या होता है, b से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो a इज ग्रेटर देन b कि b इज ग्रेटर देन a, तो a क्या होता है, b से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये लाइन को हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी इसी दोनों में से पूछ लेता है r और b के बीच में, तो r छोटा होता है किससे, b से छोटा होता है। ध्यान रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव भी डालता है, आप इस पर फोकस कीजिएगा कि क्या साइन किधर घुमा हुआ है। मौसा हो गया। लास्ट नंबर क्वेश्चन इसमें का 20 नंबर है। अभी आगे फिर अभी और क्वेश्चन चलेगा, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं के टेबल में आता हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। तो 2 और 4 का एलसीएम निकालिए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, इसमें हो गया। क्या कॉमन हो रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है इसमें। देखिए तो इसमें मौसम कौन होगा, बी, तो 20 का बी नंबर होगा। देखिए 20 का बी। 20 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे लोग। आइए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। तो मतलब जिसका घात अगर 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर समीकरण में ऐसा बात करेगा तो रैखिक समीकरण बोलिएगा, ठीक है ना। सॉरी। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, और इसमें a का मान 0 नहीं रहता है, ठीक ना। ये दिमाग में रखिएगा, ये कहीं भी अगर आपको दिखाई दे देगा तो समझिएगा द्विघात बहुपद है, मतलब 22 का बी नंबर होगा। देखिए ये आपका रैखिक बहुपद है जिसका घात 1 होता है, ये इसका व्यापक रूप है रैखिक बहुपद का। ये त्रिघात बहुपद का है, ठीक ना। कोई पूछता है कि जिसका 1 घात है उसे कौन सा बहुपद कहते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका 2 घात होता है उसे द्विघात कहते हैं। जिसका 3 घात होता है उसे त्रिघात कहते हैं। तो कोई द्विघात बहुपद का व्यापक रूप को पूछेगा तो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। देखिए सबसे पहले बहुपद की पहचान जानते हैं कि बहुपद की पहचान क्या है। जब देखिएगा रूट जो रूट में, ठीक ना, चर राशि नहीं हो, रूट में चर राशि नहीं हो, पहला बट्टा में चर नहीं हो, जैसे बट्टा में यहाँ चर है ना, ये नहीं हो, क्लियर है। ये चीज अगर कहीं दिखाई दे देगा तो समझिएगा वो बहुपद नहीं है, ठीक है। तो देखिए तो ये x² रूट में तो नहीं है, बाहर है, यहाँ पे भी रूट में नहीं है, ये भी बट्टा में चर नहीं है, ये भी चर नहीं है, मतलब यहाँ तक आपका तीनों सही है, बहुपद है। लेकिन यहाँ देखिए चर कैसी में है, बट्टा में है ना, मतलब बट्टा में x दिया हुआ है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है, डी नंबर हो जाएगा। 23 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। x प्लस 1/x लिखा हुआ है, x प्लस 1/x, तो 1/x क्या होता है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्यों बट्टा में यहाँ पे क्या दिया है, x दिया हुआ है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन द्विघात बहुपद है। द्विघात का मतलब होता है जिसका घात 2 हो, तब 2 घात निकल जाएगा। देखिए ये बट्टा में रूट है तो ये तो पहले ही चर राशि में है, चर रूट में है, तो ये तो पहले ही नहीं होगा। अगर होता भी रूट, अगर होता भी ना, मतलब ये द्विघात बहुपद, तभी इसको हम लोग नहीं लेते लोग, ठीक ना, क्योंकि रूट में रूट के अंदर क्या है, x लगा हुआ है। बी नंबर आइए। अब x² यहाँ पे दिया है, बट्टा में यहाँ पे 1/x, देखिए यहाँ चर है कि नहीं है, ये भी नहीं होगा, खत्म हो गया। ये भी यहाँ पर भी देखिए ये भी रूट में लगा हुआ, रूट के अंदर x है, ठीक ना, मतलब चर राशि है। तो देखिए यहाँ पावर में 2 है, द्विघात होना चाहिए, लेकिन यहाँ रूट के अंदर क्या है, x लगा हुआ है, इसलिए ये भी आपका क्या है, द्विघात बहुपद नहीं है। बट ये तो आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, √3/2 प्लस x² अलग ना रूट में है ना कुछ में भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद है। तो 24 का डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद y के पावर में 4, y के पावर में 3, y के पावर में 2, y प्लस 1 का घात है। इसका मतलब इसमें कोई घात पूछता है तो कौन सा घात होगा, तो आप देखिएगा जिसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो आपका काम यही है कि इसमें देखेंगे अधिकतम घात किसके, अधिकतम घात, जिसका अधिकतम घात होगा, सबसे अधिकतम घात कितना है, इसमें 4 है, तो यही 25 का ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।
अभी तक हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे लोग, और 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। बहुपद px बराबर इतना के शून्यंकों की संख्या है, ध्यान रखिएगा, कुछ मैथ दे देगा और उसको बोलेगा हल कीजिए, और घात के हिसाब से हमको बताना रहेगा कि शून्यक कौन सा है। अगर घात अगर 1 आता है तो उसके शून्यक 1 हो जाएगा, अगर घात उसका पावर में 2 आता है तो उसका शून्यक 2 हो जाएगा, अगर घात उसका 3 आता है तो उसका शून्यक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप देखिए इसके पावर में 2 है तो इसको देखकर हम शून्यक नहीं ज्ञात कर सकते, पहले इसको हल करेंगे। दिया है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 दिया है, तो a - b के होल स्क्वायर पे है तो a स्क्वायर माइनस 2a है ना, b प्लस b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 4 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर 2 दूना 4, 4x हो गया प्लस 2 दूना 4 प्लस 4, तो आगे क्या जरूरत है, पावर में यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब इसके शून्यकों संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद रखिए जिसका घात अगर 2 रहता है उसके शून्य का संख्या कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया 27 नंबर में -3 और 2 क्रमशः बहुपद इतना के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी दे सकता है और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला है, शून्यंकों का योग और गुणनफल, पहले शून्यंकों का योग है, तो योग मतलब पहले -3 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका दे दिया -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 2। अब इसका सूत्र याद रख लीजिएगा, तो द्विघात उपपद का सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये सूत्र याद रखिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उतर गया, माइनस का माइनस उतर गया, अब देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा -3 और यहाँ पे x उतर गया प्लस अल्फा इंटू बीटा मान कितना है 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए ये नंबर है 27 का, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यंक के, अब देखिए इसमें योग दे दिया था, इसमें कह रहा शून्यक और द्विघात बहुपद है, मतलब शून्य किसके कितने होंगे, 2 होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, तो इसका सूत्र लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, वही सूत्र जो लिख रहे हैं इससे पहले वाला, इंटू अल्फा इंटू बीटा हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान इसमें कितना दिया, 5 दिया है, यहाँ 5 बिठा देंगे, प्लस बीटा का मान यहाँ कितना दिया, -2 दिया है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -2 यहाँ कर देते हैं, यहाँ x हो जाएगा प्लस 5 गुना -2, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 में 2 जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 कहाँ पे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, डी नंबर ऑप्शन सही है। 28 का आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक ना। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो तब 1/, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में ही रहता है, ही तो रहता है, ध्यान रखिएगा। इसका जो फॉर्मूला लिखवाया गया है उस पर आप ध्यान रखिएगा। इस पे सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए, क्या दिया है उससे मतलब नहीं है, पहले कुछ इसको तोड़िए, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा अल्फा कट जाए तो पर क्या बचेगा बीटा, फिर बीटा बीटा कट जाएगा क्या बचेगा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a होता है, भागा है तो गुना पलट दीजिए, -b/a गुना a/c, a से कट गया तो -b/ क्या आ रहा है c। अब चुन लीजिए, इस क्वेश्चन से चुन लीजिए, पहले b चाहिए तो b का मान यहाँ कितना दिया है +1 है, तो +1 है इसका मतलब -1 हो जाएगा, और c का मान यहाँ कितना दिया है 2 दिया है, यहाँ c का मान कितना दिया है, c का मान इसमें क्या दिया है 2 दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, ठीक ना। इसमें देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा कट जाएगा बीटा हो जाएगा, बीटा बीटा कट जाएगा अल्फा हो जाएगा, अल्फा माइनस b/a हो गया, फॉर्मूला याद रखिएगा c/a हो गया, भागा है तो कैसे पलटेंगे गुना में पलट देते हैं, जब गुना में पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, अब -b/c आ, तब b का मान यहाँ देखिए कितना दिया है, b का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 1 है, ठीक ना, और c का मान यहाँ कितना दिया है 2 है, c का मान यहाँ कितना दिया है 2 है, -1/2 आ रहा है। इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखिए, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब इसमें कोई ऑप्शन हम लगा लेते हैं, मान लिख देते हैं यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा।
पूछता है परीक्षा में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, कोष्ठ के बाहर माइनस होता है, अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, 2k प्लस 2। अब शून्य ज्ञात करो तो बराबर में 0 लगा लीजिएगा। ठीक है, एक्स का मान मतलब ये शून्य का मान दे दिया है, कितना दिया, -4, तो माइनस 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 4 का होल स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे, -4 माइनस 2k प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब 4 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2k प्लस 2 बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पे 16 4 20, अब 16 4 20 प्लस में क्या है यहाँ पे जी, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 16 4 20, अब 20 में से 2 जगह घटाएंगे कितना हो जाएगा, 18 माइनस 2k बराबर 0। ठीक है ना, अब प्लस में जब भेजेंगे कैसे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 2k बराबर -18, माइनस माइनस कट गया, 2 1 2 2 9 18, मतलब k का मान 9 आना चाहिए। देखिए तो इसमें k का मान 9 दिया हुआ है जी हाँ, 31 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, कल आप लोग का एग्जाम है, तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, तो आइए हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द्विघात बहुपद इतना का आलेख किस प्रकार का होता है। देखिए द्विघात बहुपद का ये तो व्यापक रूप हो गया, और इसका आलेख पूछेगा तो कैसा होता है, तो आप बोलिएगा परवलयाकार होता है। ठीक है ना, 31 का ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 - x स्क्वायर प्लस x में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, मतलब जहां एक्स स्क्वायर है ना उसमें देखिए तो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, तो इसके आगे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है, तो -1 अगर ऑप्शन में होगा तो सही है। ठीक है, सी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, बहुपद इतना के शून्यंकों का योगफल। देखिए शून्यंकों का योगफल क्या है, तो शून्यंकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है ना, तो b बटा a होता है, तो b का मान खोजिए, इसमें कितना दिया है, -5 दिया है, -5 दिया है, और सूत्र में भी क्या है, माइनस है, और बटा में a है 3, तब 5/3 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन में देख लीजिएगा। देखिए मूलों का योगफल शून्यंकों का योगफल रहे तो -b बटा a ही होता है, और b का मान देखिए a b c, b का मान -5 दिया था तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5/3, मतलब 33 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर कहीं इसी क्वेश्चन को दे दे कि शून्यंकों का गुणनफल, तो इसका होता है c बटा a होता है, ध्यान रखिएगा। तो c का मान खोजते हैं तो 2/3 ऑप्शन में देखना पड़ता है, इसमें तो क्वेश्चन दूसरा है, शून्यंकों का योगफल है, अगर शून्यंकों का गुणनफल कहता है तब सूत्र ये लिखते हैं c बटा a। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किसी त्रिघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या होती है। तो देखिए, तो मैंने आपको पहले बताया जिसका घात अगर 1 होता है, ठीक है ना, जिसका घात अगर 1 होता है उसका शून्यंक 1 होगा, जिसका घात 2 है तो उसका अगर शून्यंक कितने होंगे, 2 हो जाएगा, जिसका घात 3 को बोलेगा, ठीक ना, त्रिघात हो गया तो उसका शून्यंक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो देखिए तो इसमें 3 दिया है, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर, बहुपद px बराबर gx गुना qx प्लस rx संबंध को क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं कि यूक्लिड लेमा कहते हैं कि अंकगणित का मूलभूत सिद्धांत कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं 1 चैप्टर से, विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा, px बराबर gx गुना qx प्लस rx से किसके संबंध को दर्शाता है, तो विभाजन एल्गोरिथम के संबंध को दर्शाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है, किसी भी संख्या के पावर में 0 रहता है उसका मान क्या होता है, 1। मैं सिंपल एक उदाहरण लिया हूं, इस पर आधार पर कोई प्रश्न दे सकता है। 3 के पावर में 0 दिया है, मतलब 3 के पावर में 0 है, इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, 2 के पावर में 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे देखिए 5 के पावर 0 है, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 कितना होता है, 2, 2/1, मतलब देखिए तो आंसर 2 दिया है। हाँ बिल्कुल, सी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 37। ठीक ना, कह रहा है px 2x प्लस 1 का शून्यक होगा, तो 2x प्लस 1 का शून्यक, अभी बताए थे कुछ देर पहले वीडियो में कि शून्यक बोलेगा निकालने के लिए, तो इसमें देखिएगा इसका मान क्या करेंगे, 0 बराबर में 0 कर देंगे, और प्लस में जब भेजेंगे कैसे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, गुना में जब भेजेंगे कैसे हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो देखिए तो -1/2 दिया हुआ है, अगर -1/2 दिया हुआ तो बिल्कुल सही होगा जी, 37 का सी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा -1/2 हो जाएगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि px बराबर इतना दिया है, मतलब क्या दिया है मान, मैं बोर्ड पर लिखता हूं, ध्यान से लिखिएगा, x प्लस
1/2x प्लस 4 दिया है, तो P2 मतलब जहां पे x है उसके जगह पे 2 बैठाना है, तो 2 प्लस मतलब P2 ऐसे लिखा है। और क्वेश्चन के हेडिंग में क्या है, Px दिया हुआ है ऐसे, तो x है तो मतलब x वाला लाइन, और इस x की जगह पे क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे। तो x की जगह 2 बैठा दिए, प्लस है तो प्लस 1/2 गुना x प्लस 4, तो यहाँ 2 बैठाना था हम लोग को, तो 2 से 2 कट गया, ठीक ना, तो 2 बच गया प्लस 1 बच गया, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या बच रहा है हम लोग के पास, प्लस 4 बच रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 2 प्लस 1 उतर गया, फिर यहाँ पे तो कट गया तो प्लस 4 हो गया, 4 1 5 2 7। देखिए ऑप्शन में 7 दिया हुआ है, जी हाँ, 38 का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, रैखिक समीकरण का घात होता है, तो रैखिक समीकरण का घात होता है तो याद रखिएगा 1 होता है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। समीकरण युग्म, देखिए इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है, तो मैंने क्या किया, सारा पॉइंट को एक साथ डिनोट कर दिया ताकि आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ी। इस पर क्वेश्चन ज्यादा भी नहीं रखे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि a1x प्लस b1 c1, फिर उस तरह दो युग्म दे दिया, समीकरण 2 दे दिया है, तो कह रहा है कि बताइए जिसका हल संगत हो, या वो अद्वितीय हल हो, या अविरोधी हो, या रेखाएं जो हो ग्राफ पर प्रतिच्छेदी करती हो, कि कौन सा हल होगा। तो ये देखिएगा अद्वितीय हल होता है, जिसका संकेत होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ध्यान से देखिए इसको, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। हो सकता है कि आपसे क्या करे, ये दे दे, ये ऊपर हेडिंग दे दे, इतना दिया ही रहेगा, ये आपको दे देगा, इसमें से कह देगा, बोलेगा कि इसका ग्राफ कैसा होता है, तो आप बताइए इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, इतना दे दे और बोलेगा इसका कौन सा हल होता है, तो अद्वितीय हल होता है। कुछ के इसमें कौन सा समीकरण होता है, तो अविरोधी होता है। मतलब इसी तरह का ये पॉइंट हमेशा याद कर लीजिए, जब भी a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, कौन सा हल होगा, तो अद्वितीय हल होगा, संगत होगा और अविरोधी समीकरण होगा। दिमाग में रहेगा ना, जब इसका कंडीशन रहेगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ और ही मान दे सकता है, x + 2y = 8, x 2x - 3y = 7, ऐसे भी दे सकता है। और उसमें आपको निकालना रहेगा, a1 चुनना, a2 चुनना, b1 b2 चुनना, c1 c2 चुनना, ठीक है ना। ठीक है, तो याद हो गया कि प्रतिच्छेदी ग्राफ के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। और विरोधी के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है ना। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन का आता है, रैखिक समीकरण युग्म में, फिर वही प्रश्न है, पर सत्य अब यहाँ से चेंज हो गया है, जिसका हल संगत हो, आश्रित हो और अपरिमित रूप से अनेक हल हो। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल जब आपसे सामने बोलेगा, माइंड में लगेगा, जब भी अपरिमित रूप से अनेक हल बोलेगा, तो याद रखिए तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखिएगा अपरिमित मतलब अनेकों हल हो सकते हैं, तो अनेकों हल होंगे तो समझिए तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अगर कहीं ये दे दे और आपसे कहे कि बताइए इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो इसका ग्राफ जो होता है समपाती होता है, ठीक ना, याद रहेगा। कहीं ये दे दिया, पूछे बताइए कि कौन सा हल होता है, तो क्या बोलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रहेगा ना इस बात को, तो ये चीज को याद रखिएगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहे, तो हल जो भी पूछेगा इसमें से, या ये दिया रहे, और ये पूछ सकता है, कोई भी आपके सामने ऐसा प्रश्न किया जा सकता है। तो दिमाग में रखिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आप तुरंत इसका रिप्लाई कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं, रैखिक समीकरण युग्म इतना के और इतना के हल। देखिए सेम बात वही क्वेश्चन आ गया, विरोधी हो, कोई हल नहीं हो। देखिए पहला था अद्वितीय हल, मतलब पहला दूसरा के बराबर नहीं था, ध्यान दीजिएगा। दूसरा का था तीनों बराबर है। तीसरा नंबर जो है, ध्यान सुनिए, तीसरा नंबर है कि पहला और दूसरा बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर जब नहीं रहेगा, ठीक ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो समझ जाइएगा कि ये कोई हल नहीं होगा। अगर ये आपको दे दे और ग्राफ के बारे में पूछे इसका कैसा रेखा होगा, तो समानांतर होगा, ठीक ना। अगर ये पूछेगा बताइए कौन सा हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। आपको समझ में आपको आ ही रहा होगा। तो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का आलेख। देखिए प्रश्न आ गया ना, इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए समीकरण दे दिया है, अब आपका काम रहेगा इसमें से छांटना। तो देखिए ये हो गया, इस x वाला x के साथ छांटिएगा, तो इसके सामने क्या है, 1 है, और इसके सामने क्या है, 3 है, तो 1/3। अब देखिए 1/3 आ गया,
इसमें दिया -2 और इसमें दिया +4, तो यहाँ बराबर -2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो क्या पहला दूसरा का बराबर है? इसमें हो रहा है 1/3 बराबर 1/2, इसमें बराबर नहीं हो रहा है। जब ये बराबर नहीं होगा तो क्या समझेंगे? अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल का ग्राफ कैसा बनता है? प्रतिच्छेदी बनता है। तो मतलब 43 का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी तक मैंने जो भी प्रश्न इसमें बताया है इसमें से 100% रहेगा कि परीक्षा में क्वेश्चन में दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। कोई भी उठा सकता है टॉपिक, कि अगर संपाति पूछेगा तो संपाति का क्या होता है संकेत, आपको बताए किए, तीनों बराबर होता है। अपरिमित पूछेगा तो यही होता है, अगर ये दे देगा तो ये और दोनों में से कौन पूछ सकता है। उस तरह इसमें भी आपको बता दिए, कोई हल नहीं, क्या तो समानांतर हो सकता है। इसका संकेत क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। बी नंबर ऑप्शन आपका, इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 का ए नंबर आपका ऑप्शन सही था, ठीक ना। आइए रेखीय समीकरण युग में, तो इसमें कौन सा बताए हैं? प्रतिच्छेदी बताए। 43 का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 44 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अपने आप में मायने रखता है, ठीक ना। इस टाइप के भी प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे लास्ट में कौन सा हल बोला है, अद्वितीय हल बोला है। तो अभी जस्ट बताएं अद्वितीय हल की पहचान क्या होता है। a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। अब देखिए इसमें a1/a2, इसमें क्या दिया, a1 का मान इसमें कितना दिया है बताइए तो आप लोग, k दिया है, k बटा इसमें x में कितना दिया है 3, बराबर नहीं है। b1/b2, b का मान देखिए कितना है 2 है, इसमें कितना है 1 है। तीसरा तीर से गुना करेंगे 1 के बराबर नहीं है, 2 3 6, मतलब 6 के अतिरिक्त देखिए इसमें है 6 के अतिरिक्त, तो 44 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। देखिएगा अद्वितीय, इस टाइप का कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे अद्वितीय हल हटाकर प्रतिच्छेदी रेखाएं कर दे, तो आप समझ जाइए वही बात आप कर रहे हैं, खाली थोड़ा आपका सेंस का टेस्ट ले रहा है कि आप दिमाग कितना लगा रहे हैं, ठीक ना। अद्वितीय हल हटा के यहाँ पे खाली क्या कहेगा, प्रतिच्छेदी, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना और इतना के समपाती होगा। के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना के इतना समपाती होगा, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है आपके सामने। तो के किस मान के समीकरण युग्म में आपको जब निकालना होगा तो सिंपल तरीका से करना। फिर इसमें देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, तो x का देखिए तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 2 है, यहाँ क्या है k है, तो बराबर 2/k हो जाएगा। फिर यहाँ 7 है, यहाँ बराबर में 7/14 है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, पहले बोला क्या, संपाति। संपाति के बारे में जब आपसे बात करेगा संपाति, तो संपाति किस में होता है आप बताइए, संपाति किस में होता है। तो मैंने कुछ देर पहले बताया था जिसमें तीनों बराबर हो, जिसमें तीनों बराबर होता है, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। जब भी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो संपाति होगा। देखिए यहाँ पे बताए हुए क्वेश्चन नंबर 41 में, ठीक ना। तो संपाति है, तो संपाति में आपके सामने ऑप्शनल दिया हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहला दूसरा का एक बार लेके चलिए, मतलब 1 में k से गुना करेंगे 1k हो जाएगा, फिर 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, मतलब एक बार इसको निकाले हैं, ये दोनों को एक साथ लेकर चले हैं तो k बराबर 4 हो जाएगा। और फिर अब 2/k बराबर 7/14। अब देखिए ये हो गया 7k और 14 दूना 28, 7 एकम 7, 7 चौका, बताइए दोनों में 4 आंसर आया कि नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए तो 4 है कि नहीं है, देख लीजिए ए नंबर 45 का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा कैसे बना है, पहला रहेगा तीसरा चीज खाली गुना कर देंगे। अगर अपरिमित रूप में रहेगा, यहाँ संपाति की जगह पर अपरिमित रूप से अनेक हल भी कर सकता है, तो आप तीनों का मान लेकर बराबर लेके बनाइएगा, ठीक ना। ये 2 नंबर भी प्रश्न पूछता है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2 को दिया हुआ है, क्या कोई हल नहीं है। देखिए फिर इसका भी बात बोल रहा है कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं की कंडीशन क्या होता है, आपको बताए थे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक ना। अब ये a1/a2 इसमें खोजिए, a1/a2 तो 3 कितना हो जाएगा 6, 3/6 बराबर, अब इधर आइए b1/b2 5/k, 5 क्या है k है। अब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ता है, याद रखिएगा इसमें जरूरत नहीं पड़ता है, किसमें, कोई हल में इसकी जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो आपको तीन दूर में काम बिगड़ जाएगा, 6 और 3 में k और 3 में गुना करेंगे तो 3k हो जाएगा, और 6 बच गया हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 10 30, मतलब k का मान देखिए 10, k का मान 10 दिया है, जी हाँ बिल्कुल k का मान 10 दिया हुआ है।
याद रखिएगा 46 का बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 3 कंडीशन आपको तीनों को सिखा दिए। अगर अद्वितीय हल रहेगा तो तीसरा एक ही नंबर में कर लीजिएगा। अगर दूसरा का पूछेगा तो पहला का दूसरा के साथ, फिर दूसरा को तीसरा के साथ, और अगर आपसे पूछ देता है कोई हल नहीं तो पहला खाली दूसरा के साथ दिखा देंगे, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है परीक्षा में, समीकरण x बराबर 0 है और y बराबर 0 प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है आप बताइए। लंबवत रेखाएं प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा एक लंबवत रहता है ऐसे, ठीक है, तो लंबवत रेखाएं क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। यदि इकाई और दहाई का अंक क्रमशः y और x है, मतलब इकाई को बोला है, देखिए इकाई को बोला है y और दहाई को बोला है x, तो संख्या पूछा है, तो संख्या बराबर होता है 10। 10 में क्या करते हैं, इकाई बाद में होता है 10x प्लस y, ठीक है ना। ये देख लीजिए कहीं आपको दिखाई देगा तो बताइए। दहाई 10 में दहाई से x का मान जो मान है उससे गुना करा लिए, 10 गुना x हो गया प्लस y हो गया 10x प्लस y। देखिए तो 48 का ए नंबर 10x प्लस y।